एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार आ ही जाता है। 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ईजी है। हम इसे एक बहुत ईजी मेथड के थ्रू करने वाले हैं। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, ये वाला मेथड बोर्ड के थ्रू सर्टिफाइड है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी तरह से गिवन है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे कोई आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। प्लस ये जो एक्चुअल मेथड होता है जो आप यूजुअली यूज़ करते हो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा और ईजी है। तो ये वीडियो एक्चुअली में रीमेक है। जो मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए आप लोगों को उसे देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन स्टिल आपने उस पर बहुत प्यार दिखाया। थैंक यू सो मच। तो इसलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं हम। सो जल्दी से अपने पेन और नोटबुक के साथ आ जाओ, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशो इन विच -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले क्या बोला, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया, मतलब लाइन सेगमेंट मतलब सिंपल लाइन। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, वो जो लाइन सेगमेंट बना है वो 2 पॉइंट से बना हुआ है। कौन से पॉइंट, एक है -6,10, मैंने यहाँ लिख दिया -6,10, और दूसरा पॉइंट क्या है 3,-8, ठीक है। अब मैंने 2 पॉइंट बना दिया तो इनका नाम भी रख देते हैं। इसका मैंने नाम रखा A और इसका नाम रखा B, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशो। आपको रेशो निकालना है किसका, कि -4,6 इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशो में डिवाइड करेगा। आपको क्या निकालना है कि इस लाइन सेगमेंट पे कहीं पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका नाम है -4,6। पॉइंट क्या है, -4,6, वो इस लाइन पे कहीं पे लाई कर रहा है। कहीं पे लाई कर रहा है मतलब मैंने बोला सपोज इधर लाई कर रहा है, तो मैंने लिख दिया -4,6, ठीक है। इधर लाई कर रहा है और ये पॉइंट इस पूरी लाइन को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें निकालना है। बेसिकली हमें रेशो फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब इस चैप्टर में टोटल 2 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हो, ठीक। अब यहाँ पे तो आपको कहीं पर डिस्टेंस निकालना नहीं है, आपको तो रेशो निकालना है, तो आप सेकेंड फॉर्मूला यूज करोगे। सेकेंड फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो बच्चों को काफ़ी इजी लगता है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला इतना इजी नहीं लगता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत इजी ट्रिक के साथ समझते हैं। देखो, सेक्शन फॉर्मूला किसी भी लाइन सेगमेंट का रेशो निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कोई रेशो अगर दे रखा है, आपको सपोज रेशो दे रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, और ये तीसरी लाइन या फिर पॉइंट आया। सपोज मैंने बोला इसका नाम C है, इसका नाम AB है। AB लाइन को C पॉइंट कितने रेशो में बाइसेक्ट कर रहा है, कितने रेशो में इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको बताना है। सपोज मैंने बोला इधर 1 पोर्शन है और इधर 2 पोर्शन है, तो रेशो कितना हो गया 1:2। या फिर वो आपको कैसे बोल सकता है कि ये ऑलरेडी बता देगा कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। अब आप बताओ कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, उस टाइम पे क्या बोल देगा, आप बताओ यहाँ पे पॉइंट क्या है। तो आप दोनों ही चीज़ सेक्शन फॉर्मूला से बहुत इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, जो यहाँ पे गिवन है ना 1:2 रेशो गिवन है ना यहाँ पे, वही रेशो इन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। तो फॉर्मूला सीखेंगे एक छोटी सी ट्रिक के साथ जो कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है M1 M2, ठीक है। अपॉन में फिर से लिखो M1 M2, लिख दिया, कॉमा लगाओ, फिर से लिखो M1 M2, अपॉन में फिर से लिखो M1 M2। क्या ये इजी है, बहुत इजी। अब एक काम करो, सबके बीच में प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। ये भी इजी था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले लिखना है x2 x1 y2 y1। क्या लिखोगे, x2 x1 y2 y1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सेकेंड क्या बना, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ईजी फॉर्मूला है, इसी तरह से आप इसे याद कर सकते हो। बहुत ईजी है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है बल्कि, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इस फॉर्मूला को इन वैल्यूज़ के थ्रू कैसे लगाना है। देखो, सबसे पहली चीज़, ये जो M1 M2 होता है इसका मतलब होता है रेशो। अब रेशो तो आपको निकालना है, लेकिन M1 M2 का फॉर्मूला होता है
पूरा प्रोसीजर होता है, मेथड होता है, वो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो लंबा है। अब सेम चीज़ अगर हमें शॉर्ट मेथड से मिल रही है, सेम मार्क्स मिलेंगे प्लस कम टाइम लगेगा, तो हम शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट मेथड में आपको m1 m2 नहीं लेना है, आपको लेना है k/1। क्या लोगे? k/1 m1 m2 की जगह। ठीक है, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। देखो ये पॉइंट इन्हें आप लेते हो x1 y1, ठीक है, मतलब x की वैल्यू हो गई -6 और y1 की वैल्यू हो गई 10। इन्हें लोगे x2 y2, मतलब x2 की वैल्यू हो गई 3 और y2 की वैल्यू हो गई -8। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू है, m1 की वैल्यू है k और m2 की जगह रखना है आपको 1। ठीक, अब ये जो -4,6 है ये -4,6 वो वैल्यू है जो इस फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड करते हो। ये -4,6 जो आपको ऑलरेडी गिवन है, ये वो वैल्यू है जो कि आप इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करते हो। मतलब जब = में आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -4,6। ये कब होता है? जब आपको रेशियो निकालना है और नंबर ऑलरेडी गिवन है। अगर आपको नंबर निकालना होता तो आप उसके थ्रू निकालते। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले लिख देते हैं -4,6, ऐसा का ऐसे लिख दिया। अब ज़रा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो k होगा वो हमेशा अपनी ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि लेफ्ट में लिखा हुआ है तो ये राइट वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो 1 है ये राइट में लिखा हुआ है तो ये भी अपनी उल्टी साइड वाले से ही मल्टीप्लाई होगा हमेशा। वैसे हम फॉर्मूले में ही वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आप कुछ चीज़ों का कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो k को किससे मल्टीप्लाई करना है? फॉर्मूला क्या है? m1 x2। m1 क्या है? k और x2 क्या है? 3। मल्टीप्लाई करना है, m1 x2 हो गया। फिर क्या करोगे? m2 x1। m2 क्या है? 1 और x1 क्या है? -6। ठीक है, अपॉन m1 + m2। m1 + m2 मतलब k+1। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे जाओगे तो वहाँ भी k+1 ही है। ठीक है, क्या लिखोगे? m1 y2। m1 y2 मतलब k × -8। मैं आपके लिए सारे स्टेप्स लिख रही हूँ। प्लस क्या आएगा? m2 y1। m2 और y1 1 के मल्टीप्लाई करोगे 10 से। ठीक है, क्या ये यहाँ तक सिंपल है? हमने कुछ स्पेशल नहीं करा है, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, k × 3 3k हो गया, -6 बन जा तो -6 ही होता है, अपॉन में आ गया k+1, कॉमा उधर देखो -k × 8, भाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -8k हो गया, प्लस 10 बन जा तो 10 होता है, अपॉन में आ गया आपके पास k+1, ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी इसी साइड तो सब कुछ सेम चल रहा है। अब देखो आपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, देखा कितना इजी है, ऑलमोस्ट हो चुका है, बस 1-2 स्टेप बचे हैं। ध्यान से देखो और मुझे बताओ आपके लिए कौन सी वैल्यू इजी लग रही है? क्या 6 और -8 के +10 अपॉन k1 लग रही है, k+1, या फिर x एक्सिस वाली वैल्यूज, या फिर आपको x एक्सिस वाली वैल्यूज इजी लग रही है? भाई मुझे तो x वाली अच्छी लग रही है, तो मैं x वाली को कंपेयर कर सकती हूँ। ये ध्यान रखना है, जो पहले वैल्यू लिखी है उसे पहले वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर आप 6 को कंपेयर करते तो आप बाद वाली वैल्यू से कंपेयर करते, लेकिन वो वैल्यू मुझे थोड़ी सी बड़ी दिख रही है कंपेरिजन में, तो मैं उसे नहीं लूँगी, मैं x वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए लूँगी। तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ लिख दोगे ऑन कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, आपने x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके क्या लिखोगे? -4 = 3k - 6 अपॉन k+1। ठीक है, आपने x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके ये ले लिया। अब आपके लिए 6 और ये वाला पोर्शन वेस्ट, आपको इसका कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते? भाई बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ज़रा यहाँ देखो कैसे सॉल्व करोगे। क्या लिखा है? -4। अच्छा देखो k+1 इधर तो डिवाइड में है, मतलब दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए लिखोगे -4 k+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया और 3k - 6। ठीक है, अब 4 को k से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 क्या आ जाएगा, और 4 को 1 से करोगे तो -4। अब दूसरी साइड देखो, यहाँ तो 3k - 6 बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है। अब देखो k वाले को k वाले से कंपेयर करेंगे और नॉर्मल नंबर को एक साइड ले आएंगे। तो भाई मर्जी है आपकी, किसी भी तरह से जाना चाहो। मुझे माइनस वाला साइन अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं दूसरी साइड ले जाके प्लस कर लेती हूँ। तो 3k + 4k
इज इक्वल्स टू -4, वो -6 से दूसरा जाके प्लस हो गया तो इधर 2 आ गया और इधर 7 आ गया। अब देखो अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है स्टार्टिंग से ही, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से k की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूंगी मेरा आंसर आ जाएगा, तो मैं k की वैल्यू निकाल देती हूँ। भाई k की वैल्यू निकालने के लिए उसे अकेला करना पड़ेगा, तो 2/7 आ गया। k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। अब उन्होंने हमसे पूछा था रेशो, ये तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में ही, आपका हर बार फ्रैक्शन में आंसर आएगा। बाय एनी चांस कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई फ्रैक्शन में तो आंसर आ नहीं रहा है, कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से। अच्छा पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर वो कंसेप्ट बताती हूँ आपको, ठीक है। ये 2/7 है। एक्चुअल में क्या है, हमने जो लिया था वो लिया था k/1, याद एकदम स्टार्टिंग में k/1 लिया था, और यहाँ पे k की वैल्यू आई है 2/7, तो यहाँ पे भी रेशो 1 होगा। अभी जो 7 है ना डिवाइड में, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2/7, ठीक है। ये जो 7 था इसने टीम चेंज करी और 7 1 7 होता है, तो 2/7 आपके पास आंसर आ गया। ये हर बार सेम तरीके से होगा, तो आप सीधा ये समझ सकते हो, जैसे आपकी k की वैल्यू आई आप इसे 2/7 लिख सकते थे डायरेक्टली। आपको ये दिखाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती, इस पर स्टेप मार्किंग नहीं होती, लेकिन अगर आप दिखा दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। चलो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताने वाली थी। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे k की वैल्यू आ जाती 2, किधर, सपोज मैं आपको बोल रही हूँ आपकी k की वैल्यू आ जाती 2, तब आप क्या करते कि भाई यहाँ पे तो फ्रैक्शन है ही नहीं। आपको पता होगा हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे 2 अकेला नहीं है, जैसे भगवान जी हर जगह है 1 भी हर जगह है, तो 2/1 है। रेशो क्या हो जाता 2/1। सपोज आपके पास आंसर आता 17/2, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू, तो रेशो क्या हो जाता 17/2, मतलब 17/2। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत बढ़िया। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि यहाँ पे जो रेशो लिया है वो k/1 ही क्यों लिया है, कुछ और क्यों नहीं लिया है, mn क्यों नहीं लिया है। तो भाई देखो mn अगर आप लोगे उसके थ्रू भी आंसर आता है, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था mn के थ्रू थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, और ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा छोटा मेथड है और ये एप्लीकेबल है, ये वेरीफाइड है CBSE के थ्रू, तो हम इसे यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पे k के साथ 1 क्यों लिया है, k के साथ कोई और वेरिएबल क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम k के साथ कोई और वेरिएबल ले लेंगे तो फिर हमें कोई और वेरिएबल लेने की भी ज़रूरत क्या है, हम फिर m और n ही ले लेते हैं, है ना। k/1 इसलिए लिया है क्योंकि 1 ना बहुत सिंपली किसी के साथ भी मैनेज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने k और 1 की मल्टीप्लाई करी है, यहाँ पे मैंने 1 की मल्टीप्लाई करी है, इसीलिए तो -6 मुझे बहुत इजी लग रहा है। अगर यहाँ पे k 6n हो जाता है, 6p हो जाता तो मेरे लिए फिर वो थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग हो जाता, मुझे फिर आगे जाकर उसमें इक्वेशन बनानी पड़ती, मेहनत बढ़ जाती, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे k/1 लेते हैं, ताकि बाद में यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में बहुत ईजी हो जाता है पूरे क्वेश्चन में बल्कि, राइट। तो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले लो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस और भी आपको मिल जाएंगी चैनल पे। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, पक्का ट्राई करूंगी कि उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।